दोस्तों सीरिया में इस्राएल के सैनिक घुस चुके हैं और अब वो वहां से बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें भेज रहे हैं जैसे कि गजा और लेबनान से भेज रहे थे। गोलान हाइट्स पर इस्राएल के कब्जे के बाद गोलान रीजन से कौन सी नई तस्वीरें इस्राएल के सैनिकों की सामने आई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी आज के इस वीडियो में। इस्राएल ने सीरिया में कहां अपना मिलिट्री बेस कब्जा करके बनाया है ये भी आपको बताऊंगी। तुर्की के ड्रोन क्यों सीरिया में पकड़े जा रहे हैं, इसके अलावा तुर्की की फौज के एसडीएफ के कब्जे वाले इलाके पर जबरदस्त गोलीबारी करने की भी खबर है। दोस्तों इस्राएल के हमले की तादाद सीरिया में किस हद तक बढ़ गई है ये भी आपको बताऊंगी। इस्राएल द्वारा यमन पर हमला करने की भी बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही खबर यह भी है कि अमेरिका ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को ट्रेनिंग दिया है और अब आईएसआईएस इराक पर हमला कर सकता है। दोस्तों सीजफायर को लेकर और इस्राएल और हमास के बीच कैदियों की अदला बदली को लेकर भी खबर है। नेतन्याहू की कोर्ट में पेशी और उनके बयान को लेकर भी बड़ा अपडेट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक और गुजारिश की वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करिए, उसके बाद वीडियो आगे देखना शुरू करा करिए। आपका एक लाइक बहुत सारी हिम्मत देता है आपके लिए इसी तरह के सच्चे वीडियोस लेकर आने का। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मेरा नाम है मस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात गोलान रीजन की करते हैं जहां से इस्राएली सैनिकों की बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जैसे कि गजा और लेबनान में कब्जा करने के बाद वहां से इस्राएल के सैनिक जारी करते थे, यानी कि लोगों के घरों में घुसकर, सरकारी दफ्तरों में घुसकर। सीरिया के अल कुनैत्रा इलाके में एक इस्राएली सिपाही यानी कि एक इस्राएली सैनिक ने सीरियाई सरकारी दफ्तर के अंदर घुसकर तस्वीर ली और उसे जारी कर दी। देख सकते हैं आप ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस तस्वीर से इस्राएल गोलान रीजन में अपना कब्जा दिखाना चाहता है। दोस्तों इस्राएल ने सीरिया के अंदरूनी हालात का फायदा उठाते हुए गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, मैंने आपको ये कल ही बताया था। ईरान और मिस्र ने सीरिया के गोलान इलाके पर इस्राएल के कब्जे की सख्त निंदा भी की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस्राएल द्वारा गोलान हाइट्स पर कब्जा बढ़ाने की आलोचना भी की थी और इसे 1974 के समझौते का उल्लंघन बताया था जिसके तहत इस इलाके को फौजी गतिविधियों से अलग रखा जाना चाहिए था, लेकिन इस्राएल ने वहां अपनी फौज तैनात कर दी। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, लेकिन अब जिस तरह से उनके सैनिक तस्वीरें जारी कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में घुसकर, ये दरअसल इस्राएल की विस्तारवादी सोच का हिस्सा है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ऑफिस में घुसकर, सीरिया के सरकारी दफ्तर में घुसकर, कुर्सी पर बैठकर फाइलों के बीच इस्राएली सैनिकों ने अपनी तस्वीर खिंचाई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो मुस्कुराते हुए तस्वीर इसलिए ले रहा है कि वो ये तस्वीर दिखाकर दुनिया को, लोगों को, कुछ लोगों को चिढ़ाना चाहता है कि देखो हम यहाँ भी पहुंच गए। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो संयुक्त राष्ट्र और बाकी मुल्कों जितनी भी आलोचना कर लो, करना तो हमें वही है जो हम करना चाहते हैं, तुम हमारा आलोचना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीर सीधे तौर पर उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है दोस्तों जो केवल इस्राएल के गुनाहों की निंदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुंह पर भी ये एक तमाचे की तरह ही है। एचटीएस के मुंह पर भी एक तरह का तमाचा ही है जो अब तक सीरिया के लोगों की आजादी की बात कर रहा था और असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इस्राएल जब सीरिया को बर्बाद कर रहा है लगातार हमले करके, कब्जा करके, तब उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। ये बात सीरिया में एचटीएस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है दोस्तों, क्योंकि एचटीएस के हाथ में सत्ता आने के बाद भी इस्राएल की हरकतें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह से वो कब्जा कर रहा है वो बहुत कुछ गवाही देता है। हैरान कर देने वाली खबर तो ये भी है दोस्तों कि सीरिया के अल कुनैत्रा इलाके में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की इमारत पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, और इसे अपने मिलिट्री बेस में बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज अल कुनैत्रा इलाके में खुलेआम ऑपरेट कर रही है। खास बात यह है कि उनकी गाड़ियां बख्तरबंद यानी कि बिना आर्मर की है, जो ये दिखाता है कि उन्हें वहां कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ये गाड़ियां सीरिया की मिलिट्री ऑफ जस्टिस बिल्डिंग में दाखिल हो रही हैं। इन कब्जों से साफ है दोस्तों कि इस्राएल ये दिखाना चाहता है कि देखो
कोई समझौता हमें रोक नहीं सकता, कोई ग्रुप हमें रोक नहीं सकता, वो चाहे एचटीएस ही क्यों ना हो। जो करना है कर लो। पर अफसोस तो मुझे इस बात का है दोस्तों कि वाकई कोई इसराइल को रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कर सकता होता तो जो जुल्म गजा और लेबनान में इसराइल लगातार करता आया है वो अब तक रुक गया होता। और अब जिस तरह से वो सीरिया में कब्जे करने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं होता। एक तरफ कब्जा और दूसरी तरफ इसराइल लगातार सीरिया में हमले पर हमले कर रहा है। इसराइल ने सीरिया पर पिछले 48 घंटे में 480 हवाई हमले किए हैं, 1400 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इन वीडियोस में देखिए कि कैसे इसराइल के रॉकेट सीरिया के आसमान में चमक रहे हैं और जमीन पर गिरते ही सीरिया के हथियारों को तबाह कर दे रहे हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ ने यह भी दावा किया है, जो कि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि इसराइल इस वजह से सीरिया के हथियार को खत्म कर देना चाहता है ताकि वो एचटीएस के हाथ न लगे और उसका कब्जा करने का जो मंसूबा है उसमें कोई दखल अंदाजी न कर सके। सीरिया पर कब्जा वो आसानी से कर सके, उसे कोई भी मुश्किल ना हो, कोई खतरा ना हो। आईडीएफ ने यह कहा है कि उन्होंने इन हमलों में सीरिया के ज्यादातर अस्करी यानी कि सैन्य स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स तबाह कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये कदम इन हथियारों को आतंकी हाथों में जाने से रोकने के लिए उठाया गया है। आईडीएफ ने दमिश्क, होम्स, टार्स, लताकिया और पामिरा जैसे बड़े शहरों में हथियारों की फैक्ट्रियां, नौसेना के अड्डे और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक 350 हमले इसराइली जहाजों ने किए, जिनमें हवाई अड्डे, ड्रोन, मिसाइलों और टैंकों को निशाना बनाया गया। बाकी हमले जमीनी ऑपरेशन में हथियार डिपो और लॉन्चर्स पर हुए। इसराइली फौज ने सीरिया की नौसेना पर भी जबरदस्त हमला किया, जिसमें 15 जहाज और समुद्र में ही मार करने वाली मिसाइलों के जखीरे तबाह कर दिए गए। ये हमले तुर्की और ईरान के खिलाफ इसराइल की एक नई स्ट्रेटजी का हिस्सा भी माने जा रहे हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को मिडिल ईस्ट के लिए एक तारीखी मोड़ करार दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर जो कड़ी चोट की थी उसका नतीजा सीरियाई हुकूमत का पतन है। जैसा मैंने वादा किया था, हम मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहे हैं। मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों कही है। दोस्तों, नक्शा बदलने का क्या मतलब है आप समझ ही रहे होंगे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने फौज को ये हुक्म दिया है कि सरहदों पर हथियारों और दहशतगर्दी से मुक्त इलाका बनाया जाए। हमने सीरियाई नेवी को तबाह कर दिया है। मैं सीरिया के रहनुमाओं को चेतावनी देता हूं, जो असद की राह पर चलेगा उसका अंजाम भी असद जैसा होगा। दोस्तों, सीरिया में अब अल्पसंख्यकों पर भी हमले होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरिया के तलाकिया में दिल दहला देने वाली खबर यहाँ से सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियन नेशनल आर्मी ने निहत्ते अलावी मर्दों को बड़ी तादाद में कत्ल कर दिया। इन पर सीरियन अरब आर्मी का हिस्सा होने का इल्जाम लगा था। अब तुर्की की बात करते हैं दोस्तों। बड़ी खबर तुर्की सीरिया सरहद से है। तुर्की के ड्रोन अब सीरिया में घुस रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि तुर्की का एक ड्रोन, जिसे अक्सुंगुर कहते हैं, सीरिया और तुर्की सरहद पर क्रैश हो गया। कल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ ने भी यह दावा किया था कि उन्होंने तुर्की का एक ड्रोन तेल तम्र में मार गिराया है। इस बयान के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसमें ये ड्रोन MQ-9 जैसा नजर आ रहा था, लेकिन अफसोस कि इन तस्वीरों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, नहीं दिखा इन तस्वीरों में, जिससे ड्रोन की पहचान पक्की की जा सके। तुर्की ने सिर्फ ड्रोन तक ही बात नहीं रोकी, बल्कि जराब्लुस के रास्ते मनबिस की तरफ एक बड़ा फौजी काफिला भेज दिया, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मूवमेंट साफ तौर पर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। खबर तो सीरिया में तुर्की के हमले की भी है दोस्तों। कोबानी में तुर्की की फौज ने एसडीएफ के कब्जे वाले इलाके पर जबरदस्त बमबारी की है। खबरें ये भी हैं कि तुर्की की सेना और सीरियन नेशनल आर्मी यानी कि एसएनए ने कोबानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। दोनों मिलकर यूफ्रेट्स के पूर्व में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कारोगजात पुल के माध्यम से नए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित कर सके।
कारोगजात ब्रिज पर पिछले 24 घंटे से सख्त लड़ाई चल रही है, जो तुर्की के ऑपरेशन का अहम हिस्सा लगता है। इन सब के बीच देयर इज जोर में एसडीएफ यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन की। प्रदर्शन इस बात की निशानदेही यानी कि संकेत है कि वहां के बाशिंदे यानी निवासी कुर्दों के काबू को कबूल नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक नई रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ जो गल्फ ऑफ एडन यानी कि अदन की खाड़ी और यमन से जुड़ी हुई है। अमेरिकी नौसेना का पोसाइडन रिकोनेसेंस और सर्विलांस एयरक्राफ्ट इन दिनों गल्फ ऑफ एडन की गश्त लगा रहा है। एयरक्राफ्ट इलाके में होने वाली हर गतिविधि को ट्रैक करता है। अगले कुछ दिनों में इस्राइल के यमन पर एयर स्ट्राइक करने की संभावना अब जताई जा रही है। दोस्तों इराक पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रेजाई ने ये कहा है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि आतंकी सीरिया के एक अमेरिकी कैंप में ट्रेनिंग ले चुके हैं। मोहसिन रेजाई के मुताबिक 11,000 आईएसआईएस के आतंकवादी सीरिया के उत्तर हिस्से में स्थित एक अमेरिकी कैंप से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और अब इन आतंकियों के इराक के मोसुल और तिक्रित शहरों पर हमले की संभावना जताई जा रही है। ये खबर इसलिए भी और हैरान कर देती है क्योंकि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन अमेरिका के कैंपों में ट्रेनिंग लिया है उन्होंने। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मामले के पीछे अमेरिका का भी बड़ा रोल हो सकता है। अब इराक में आईएसआईएस के हमले का खतरा न सिर्फ इस देश की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब गजा में सीजफायर को लेकर बात करते हैं। इस्राइल और हमास के बीच चल रही बातचीत को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं। इस बार कुछ नई शर्तें और समझौते के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। अल्ट्रा पैलेस्टाइन के मुताबिक एक सूचना स्रोत ने यह बताया कि पक्ष अब पहले से कई ज्यादा गंभीर है और एक समझौते पर पहुंचने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका जैसे मुल्क इस मोलभाव की निगरानी कर रहे हैं। इस बार का संवाद यानी कि इस बात की जो बातचीत है वो पहले से कई ज्यादा अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में पहले चरण को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इस चरण में बुजुर्गों, बीमारों और महिलाओं की रिहाई को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाएगी। फिलहाल फिलिस्तीनियों के नाम तय नहीं हुए हैं लेकिन इस्राएली पक्ष के नाम सामने आ चुके हैं। ये सब किसी न किसी तरह प्रतिरोध के हिसाब से ही तय किए जाएंगे। दूसरे चरण की चर्चा अभी बाकी है जिसमें सैनिकों और अफसरों की रिहाई का मुद्दा आएगा। इस समय सबसे पहले चरण की बातें पूरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि इस्राइल इस प्रक्रिया में कितनी गंभीरता से काम करता है। इस्राएली नेगोशिएटर्स इस मुद्दे को केवल बंदियों से आदान प्रदान तक सीमित रखना चाहते हैं। वहीं हमास प्रतिनिधिमंडल यानी कि हमास का जो डेलीगेशन है उसने साफ ये कहा है कि मेन रेजिस्टेंस डिमांड्स को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, जैसे कि सीजफायर, गजा से पूरी तरह इस्राइल की वापसी, पुनर्निर्माण की शुरुआत और मदद का प्रवेश। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ने इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ी लचीलापन दिखाया है कि इस्राइल की वापसी धीरे धीरे हो ताकि पहले चरण में जनसंख्या वाले इलाकों जैसे कि रफा क्षेत्र से वापसी की जा सके। इसके साथ साथ 60 दिन का अस्थायी संघर्ष विराम यानी कि टेम्परेरी युद्ध विराम मानने की भी बात की गई है, बशर्ते ऐसी गारंटी हो कि एक स्थायी यानी कि पूरी तरह से सीजफायर होगा। दोस्तों चाटुकारिता सिर्फ भारत में ही फेमस नहीं है बल्कि इस्राइल में भी है। इस वक्त इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मुकदमा बहुत सुर्खियों में है। उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को लेकर नए अपडेट सामने आए हैं। चैनल 12 हेब्रो के मुताबिक नेतन्याहू के मुकदमे की शुरुआत से पहले मंत्री इतमार बेन-ग्वीर अदालत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए उन्होंने वहां का रुख किया।
आर्मी रेडियो के अनुसार कई मंत्रियों ने भी अदालत में शिरकत की। इस दौरान मंत्री मिरी रेगेव ने यह कहा कि अदालत प्रधानमंत्री को अपमानित कर रही है, ये देश की बेइज्जती और इसराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर मुकदमे को कुछ महीने के लिए टाल दिया जाता तो क्या होता। दोस्तों, चैनल 12 के संवाददाता ने यह बताया कि कड़ी सुरक्षा वाले कांच के कमरे में नेतन्याहू को अदालत में बयान देने के लिए खड़ा होना है। उनका बयान जल्द ही लिया जाएगा। बता दूं कि मुकदमे के दौरान ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से प्रधानमंत्री को टॉप सीक्रेट श्रेणी का एक लिफाफा प्राप्त हुआ है। अब इस लिफाफे में क्या था क्या नहीं, ये तो नेतन्याहू ही जाने। फिलहाल दोस्तों, अभी बयान नेतन्याहू का आना बाकी है। जैसे ही बयान आएगा उसका अपडेट हम आपको जरूर देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज।